हेलो स्टूडेंट्स, जो वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग AJE यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आज से हमारा स्टार्ट हो गया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज से स्टार्ट हुआ है। एक सेकंड, बस जस्ट थोड़ा ग्रुप में सेंड कर देते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग AJE चैनल पे मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस MPPSC AEN जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम निकला उसके लिए। और जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब जिस भी स्टेट्स के स्टूडेंट्स अगर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी इस चैनल पे आकर के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छा उनका लेवल होगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। मीन्स हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस तैयार करें कि किसी भी एग्जाम में जब आप बैठे तो आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जाकर के उसका क्या करें, एक्सप्लेनेशन दें आपको। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में बने हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था इससे पहले और किस फॉर्मेट में पूछा गया था, सेम फॉर्मेट था या डिफरेंट फॉर्मेट था, और उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप कुछ दिन कंटिन्यू क्लासेस लेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और उसका आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, यस आज मेरे को कुछ कुछ चीज़ें आ रही है। तो हम सब की रिक्वेस्ट रहेगी, और जितना भी जो वर्क हो रहा है सब विशाल सर की गाइडेंस में हो रहा है, तो इसलिए आप सबको मैं ये कहूँगा कि आप कंटिन्यू होकर के लेक्चर्स को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट आता है आप फ्रीली पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप है और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। सर इस क्वेश्चन में हमारा कोई डाउट है और ये सॉल्व नहीं हो रहा है। जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, आपको उन सबका सोल्यूशंस भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो किसी भी स्टेट में हो रहा हो, बस वो हम तक पहुंचना चाहिए। हम लोग सभी क्वेश्चंस का 1 बाय 1 डिटेल सोल्यूशंस आपको देंगे, जिससे आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को लिखने जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिले। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या जो जिन लोगों को लगता है कि यार अब हमारे पास बहुत कम टाइम बच गए हैं, प्लीज़ आप उन सब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए, साथ में मिलजुल करके पढ़िए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में भी आपको लगेगा। और इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द डिजाइन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। द नेम द कैनाल डिजाइन फॉर इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा कैनाल है जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर का क्या होता है, फ्लो होता है। मतलब थ्रू आउट द ईयर के लिए आपने क्या किया, उसको डिजाइन किया है। चलिए, अभय गुप्ता वो भी आपको सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप विशाल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर वे में आपको गाइड करेंगे, नॉन टेक कैसे करना है, टेक्निकल कैसे करना है। ठीक है, टेक्निकल तो हम भी बता देंगे, पर नॉन टेक के लिए सर आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द कैनाल डिजाइन फॉर द इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। आपने साथ साथ में आंसर भी देना है, क्या क्या आंसर आएगा। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टूडेंट, पेरिनियल कैनाल आएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, मेंशंस कर रखे हैं। जस्ट रीड वन टाइम, एक बार जस्ट आप रीड कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आपका इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला हमारे पास है पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल कैनाल कौन सा होता है, पेरिनियल कैनाल फ्लो थ्रू द ईयर, मतलब जिसमें फ्लो क्या होता है, वाटर का थ्रू आउट द ईयर होता है। एंड दिस रेफर्ड एज द पेरिनियल कैनाल। दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द पेरिनियल रिवर्स। जितने भी पेरिनियल कैनाल्स होते हैं उसमें जो वाटर आता है वो एक पेरिनियल रिवर से आता है। अब इसका आपको हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे गंगा रिवर इज ए पेरिनियल रिवर, उसमें थ्रू आउट द ईयर क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। अगर उससे कोई भी कैनाल निकल रहा है तो उस कैनाल को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिनियल कैनाल कहेंगे।
अब कैनाल तो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है, या फिर हमने क्या कर रखा है, कोई भी एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना रखा है जिसमें हर टाइम क्या है, एक हाई क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग। और ये जो कैनाल होगा वो अप स्ट्रीम साइड में होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम साइड में तो वाटर उतना रहता नहीं है। ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स, जब ड्राई मंथ से जब बरसात नहीं हो रहे हैं, सच कैनाल्स आर नॉट बेनिफिशियल, उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट कैनाल। परमानेंट कैनाल और पेरिनियल कैनाल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पेरिनियल कैनाल में थ्रू आउट द ईयर वाटर का फ्लो है, ठीक है, बट जो परमानेंट कैनाल इज ए टाइप ऑफ कैनाल इन विच वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इसमें कभी भी वाटर क्या नहीं होगा, ड्राई सीजन में भी इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, दिस टाइप ऑफ कैनाल इज जनरली डायरेक्टेड फ्रॉम ए परमानेंट सोर्स ऑफ द सप्लाई वाटर, मतलब जिसमें परमानेंट सोर्स है वाटर सप्लाई का, वहां से होगा। सर्विस परमानेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन दिस टाइप ऑफ कैनाल। जनरली जितने भी परमानेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी किस कैनाल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, परमानेंट कैनाल के ऊपर जनरली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप और देखते हैं, अंडेशन कैनाल जो होता है, ये हमारे पास होता है, इट इज ए टाइप ऑफ कैनाल इन विच वाटर इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द फ्लड पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से कैनाल है जिसमें वाटर सिर्फ जब फ्लड रहता है तो उसी टाइम में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडेशन कैनाल बोलते हैं। दीज टाइप्स ऑफ कैनाल आर टेकन ऑफ फ्रॉम द रिवर्स टू कंट्रोल द वाटर लेवल इन रिवर्स ड्यूरिंग द फ्लड। जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है, उस टाइम में जो भी हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल लेवल होता है, लेवल को मेंटेन करने के लिए इस टाइप के कैनाल्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ए कैनाल हेड रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो इनटू द कैनाल। तो यहाँ पे हेड रेगुलेटर का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इरिगेशन कैनाल। ए कैनाल अलाइंड अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेबल एरिया इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑफ द वाटर फॉर द पर्पज। जो भी कल्टिवेबल एरिया है, मतलब जहाँ पे हमको क्या करना है, इरिगेशन करना है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ये सब करते हैं, उसके लिए यूज होने वाले कैनाल को क्या कहेंगे, हम लोग इरिगेशन कैनाल कहेंगे। नेक्स्ट हो गया पावर कैनाल। ए कैनाल कंस्ट्रक्टेड स्पेशली फॉर जनरेशन ऑफ द हाइड्रोलिक पावर। अब देखिए किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई कैनाल पूछा गया है, जैसे इस एग्जाम में पूछ लिया गया पेरिनियल कैनाल, तो किसी एग्जाम में पूछा गया परमानेंट कैनाल, किसी में इरिगेशन कैनाल, किसी में पावर कैनाल। इस तरीके से सबका सोल्यूशंस आपको डिटेल सोल्यूशन तैयार कराया जा रहा है कि अगर एक बार आपका तैयार हो जाए, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फीडर कैनाल। एज द नेम से ए फीडर कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड टू फीड टू और मोर अदर कैनाल्स, और एक ब्रांच कैनाल का काम करता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास कैरियर कैनाल है। नेविगेशन कैनाल, अब बताइए नेविगेशन कैनाल का काम क्या होता है, जितना भी कंस्ट्रक्टेड नेविगेशन पर्पस के लिए, जैसे आपने देखा है बोट से, शिप से, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन कैनाल का यूज करते हैं। तो काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे लार्ज शिप हो गए, वेसल्स, इन सबको चलाने के लिए जिस कैनाल का यूज किया जाता है, दैट कैनाल इज नोन एज द नेविगेशन कैनाल। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि नेविगेशन कैनाल का, कोई भी एग्जाम्पल बताइए आप, कोई भी स्टूडेंट्स आंसर बताइए, फिर हम बताएंगे आपको व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेविगेशन कैनाल। नेक्स्ट है हमारे पास अलुवियल कैनाल। अलुवियल कैनाल कौन सा होता है, इफ द कैनाल इज एक्सकावेटेड इन अलुवियल सॉइल। अब अलुवियल सॉइल का एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, जैसे कि सिल्ट है, सैंड है, ग्रेवल है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द अलुवियल। अगर वहां पे आपने किसी भी रिवर को, सॉरी किसी भी कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया है तो उसके हम लोग कहेंगे अलुवियल कैनाल। नेक्स्ट है नॉन अलुवियल कैनाल। If the boundary surface of canal is non-alluvial soil such as loam, clay, rock, इन सब में अगर बनाया है, मतलब वो क्या नहीं है, सैंड नहीं है, सिल्ट नहीं है, ग्रेवल नहीं है, वहां पे क्या हो गया, क्ले हो गया, लूम हो गया, उस टाइप के कैनाल को हम लोग कहेंगे नॉन अलुवियल कैनाल कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट है रिजिड सरफेस कैनाल, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, लाइन कैनाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको, लाइन कैनाल। एक दो तरीके का कैनाल होता है हमारे पास, अनलाइन कैनाल और लाइन कैनाल। लाइन कैनाल वो कैनाल होता है जहां पे आप क्या करते हो, उसका पिचिंग कर देते हैं, मतलब स्टोन कर रहे हैं, स्टोन या ब्रेक, कंक्रीट, टाइल्स, इन सबको बिछा करके जो सीपेज लॉसेस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। तो टू टाइप का जो कैनाल होता है, अनलाइन कैनाल और लाइन कैनाल। अनलाइन कैनाल होता है कच्चा, जो नॉर्मली आपको जहाँ पे भी रहता है, नॉर्मली जो रहता है आपको देखते हैं कोई भी नाला पास कर दिया है वो अनलाइन के रूप में होगा। यही अगर उस पर कंक्रीटिंग कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन कैनाल बोलते हैं। ये बहुत सारे सीपेज, मतलब वाटर को सीपेज होने से क्या करता है, बचाता है, मतलब सीपेज लॉस को यहाँ से रिड्यूस किया जाता है। तो रिजिड सरफेस कैनाल, रिजिड सरफेस कैनाल आल्सो कम्स अंडर नॉन अलुवियल कैनाल, बट बाउंड्री सरफेस ऑफ द कैनाल इज लाइन। इसको क्या कर दिया जाता है, लाइन किया जाता है आर्टिफिशियली बाय ए हार्ड लेयर। हार्ड लेयर के थ्रू
अब हार्ड लेयर में क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि सच है सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टोन्स हो गया, और भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, ब्रिक लिख सकते हैं, और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइल्स लिख सकते हैं, एटीसी, ठीक है, टाइल्स एटीसी, इन सब की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको लाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव कैनाल। प्रोटेक्टिव कैनाल आर रिलीफ वर्क प्रोजेक्टेड विच आर कंस्ट्रक्टेड टू ए प्रोटेक्ट पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द वाटर। वाटर को क्या करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिव कैनाल। प्रोडक्टिव कैनाल आर दोज विच विल प्रोड्यूस इनफ रेवेन्यू फॉर इट्स मेंटेन एंड रनिंग कॉस्ट एंड आल्सो बी रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स, Which of the following not a method of major deflection of the beam? कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड नहीं कर सकते? तो आप सभी को पता है डिफ्लेक्शन फाइंड करने के हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकंड वन इज द मूवमेंट एरिया मेथड, थर्ड वन इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड, फोर्थ वन इज द कॉलम एंड हमारे पास कौन सा होगा, कॉन्जुगेट बीम मेथड। बट इसमें जो स्ट्रेस एनर्जी मेथड है इसकी हेल्प से हम लोग क्या नहीं करते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम फाइंड नहीं करते। जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, कोई भी बीम है लाइक दिस, अगर हम लोग जस्ट एक फिक्स्ड बीम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, कोई भी हमारे पास क्या आता है, यूडीएल आता है, तो ये बीम क्या कर रहा है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिफ्लेक्शन। अगर हमें इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग वेरियस मेथड्स का यूज करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया, मूवमेंट एरिया मेथड हो गया, स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया एंड मैक्लोइज मेथड हो गया। दीज आर द वेरियस मेथड्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो स्ट्रेस एनर्जी मेथड की हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कैम्बर इज प्रोवाइडेड। कैम्बर किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है और कैम्बर को कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी एक रोड है इस तरीके का, तो ये हमारे पास क्या साइड्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रोड होता है उसको सेंटर में से कुछ इस तरीके से रेज कर देते हैं लाइक दिस। तो ये हमारे पास जो क्रॉस स्लोप होता है, दिस क्रॉस स्लोप इज नोन एज द कैम्बर। अब पॉइंट है कि इसको प्रोवाइड क्यों किया जाता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जब भी रेन वाटर आता है, ठीक है, सपोज जो भी हमारे पास क्या रेन वाटर आ रहा है, उस रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रोड होता है उसको सेंटर में से थोड़ा सा रेज्ड कर देते हैं, सेंटर में से। तो उस टाइप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। तो मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस है जो भी रेन वाटर है उसको क्या करना है, ड्रेन ऑफ करना है वहां से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में से या सेंटर में से रोड को क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। और जो भी वाटर होता है वो इस साइड में या इस साइड में, जिधर वाटर ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, उधर वो वाटर क्या करता है, मूव कर दिया जाता है या मूव हो जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास की पेमेंट सरफेस पे डिपेंड करता है कि पेमेंट का सरफेस कैसा है। एंड सेकंड वन इज डिपेंड ऑन द रेनफॉल इंटेंसिटी, कि रेनफॉल इंटेंसिटी हाई रेनफॉल इंटेंसिटी है या फिर हमारे पास लो रेनफॉल इंटेंसिटी है। एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट, टाइप ऑफ द पेमेंट सरफेस। ये हमारे पास सीसी रोड है, हाई बिटुमिनस है, लो बिटुमिनस है, ग्रेवल रोड है, या फिर WBM वाटर बोर्ड मैकाडम रोड है, अर्थन रोड है। इन दो फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वेरियस टाइम इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, कैम्बर इज डिपेंड ऑन। तो फर्स्ट वन इज द, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कैम्बर इज डिपेंड ऑन। तो फर्स्ट होता है हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। एंड सेकेंड जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, वो होता है टाइप ऑफ पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस, पेमेंट सरफेस। तो हमारे पास दो बहुत डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हम लोग लिख सकते हैं सीसी रोड जिसको बोलते हैं, कंक्रीट रोड, कंक्रीट है, या फिर हमारे पास क्या है, हाई बिटुमिनस है, हाई बिटुमिनस। और हमारे पास क्या हो सकता है, लो बिटुमिनस हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अर्थन रोड हो सकता है, अर्थन रोड, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, WBM मतलब होता है वाटर बॉन्ड मैकाडम। इनमें से इन सब चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे पास टू टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज द हाई रेनफॉल इंटेंसिटी, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी है। एंड सेकेंड जो हमारे पास है वो है लो, या फिर क्या कर सकते हैं, लाइट रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी, एक चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास क्या होगा, रोड सरफेस होगा, वो पॉइंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? टू प्रिवेंट सीपेज फ्लो, टू प्रिवेंट कैपिलरी राइज, टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस, टू लोअर वाटर टेबल बाय द ड्रेनिंग ऑफ वाटर। नो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस। जो भी पेमेंट सरफेस पे वाटर आ रहा है उसको क्या करने के लिए, ड्रेन ऑफ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रोड में कैम्बर का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए अब कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि काफी बार हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैसे अगर हमारे पास सीमेंट कंक्रीट रोड है, लो रेनफॉल या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइट रेनफॉल है, अगर हमारे पास क्या है, लाइट रेनफॉल, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू होता है हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे 1 in 60। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है 1 in 60 का मतलब क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 60 क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, तो 1 हमको क्या करना पड़ता है, रेज करना पड़ता है, सिंपल सा इसका मतलब है। तो ये हो जाएगा जैसे 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। अगर आप सेम मीटर में देख सकते हैं, सेंटीमीटर में देख सकते हैं, mm में देख सकते हैं, बट ये रेशियो होता है हमारे पास। तो ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस एट द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब सिंपल सा हो गया कि जैसे अगर आपके पास कोई भी रोड है लाइक दिस, इस तरीके का हमारे पास कोई भी रोड है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे स्टूडेंट्स, जब आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, तो जब आप इसका देखेंगे कट करने के बाद क्रॉस सेक्शन, तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और हम लोग ये जो साइड्स है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास है, और यहाँ पे तो देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, यस और नो, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड। अब देखिए यहाँ पे हमने जो कैमर प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे 4 टाइप्स का कैमर होता है, जनरली स्ट्रेट लाइन कैमर होता है, पैराबोलिक कैमर होता है, कंपोजाइट मतलब दोनों का मिक्सर होता है, एक बैरल कैमर होता है। 4 तरीके के कैमर्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे अभी हमने कौन सा कर रखा है, पैराबोलिक कैमर यूज कर रखा है। जब हमारे थ्योरी लेक्चर्स रहेंगे तो वहाँ पे एकदम डिटेल्स में बताएंगे कि पैराबोलिक कैमर किस टाइप के रोड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, एक एक पॉइंट को वहाँ पे आपको समझाया जा रहा होगा। और क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता है, कोशिश तो करेंगे बहुत सारे पॉइंट समझाने का। तो देखिए जो एक क्राउन है, मतलब क्या कर रखा है, देखिए सेंटर में से इसको रेज कर रखा है, और ये हमारे पास क्या है, एजेस है, एजेस ऑफ द रोड। तो यही सेम सिस्टम है हमारे पास। तो ये हम लोग बोल रहे हैं कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस एट द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है हमारे पास, दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन में के अलोंग हमने क्या कर रखा है, प्रोवाइड कर रखा है। एंड व्हाट इज द फंक्शन, ड्रेन ऑफ द रेन वाटर आउट ऑफ द रोड सरफेस। रोड सरफेस पे जो भी रेन वाटर है उसको क्या करना है, ड्रेन ऑफ करना है। इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड। तो काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, कैम्बर इज आल्सो नोन एज, तो हम लोग क्या कहेंगे, कैम्बर इज आल्सो नोन एज द क्रॉस स्लोप ऑफ द कैम्बर कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, जो भी हम लोगों ने बताया था आपको, कैम्बर इज डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द रोड सरफेस एंड सेकंड वन इज द रेनफॉल इंटेंसिटी। तो आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए एक एक पॉइंट। फर्स्ट हमारे को लिखा है यहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट एंड थिक बिटुमिनस के लिए, ये थिन बिटुमिनस के लिए, वाटर बॉन्ड मैकाडम या ग्रेवल पेमेंट के लिए, एंड लास्ट वन इज द अर्थन रोड के रिस्पेक्ट में है। लो रेनफॉल में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कम होगा, बट वही हैवी रेनफॉल में वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। 1.72 सेम ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा। देखिए इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। तो 1 in 60, 1 in 50 इस ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है। कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे इजीली क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, छोटा सा भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, आपने उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हो गया टाइप्स ऑफ द कैम्बर। तो टाइप्स ऑफ कैम्बर में हम लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैम्बर में तो हमारे पास जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि पहला है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। ठीक है, तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर विच टाइप ऑफ रोड। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर सीसी रोड। ठीक है, सीसी रोड मतलब सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सीसी रोड। सीसी रोड या सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए जो
कैमर प्रोवाइड किया जाता है, दैट टाइप कैमर इज नोन एज द स्ट्रेट लाइन कैमर होता है। सेकंड है हमारे पास पैराबोलिक कैमर। पैराबोलिक कैमर होता है हमारे पास। तो पैराबोलिक कैमर में हम लोग देख रहे हैं, पैराबोलिक कैमर कुछ इस तरीके का हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। तो आपको पता होगा जितने भी हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं तो उनके लिए जो पैराबोलिक कैमर होता है वो अच्छा रहता है सेंटर पोर्शन में, बट जो इसका साइड पोर्शन होता है वो क्या नहीं है, वो अनफिट रहता है फॉर हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए। थर्ड होता है इसका कंपोजिट, ठीक है ना, कंपोजिट या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कह सकते हैं, कंपोजिट कैमर, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जब भी कंपोजिट कैमर की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले तो कैसा रहेगा, ये रहेगा स्ट्रेट इस तरीके का, और यहाँ से इस तरीके का ये रहता है पैराबोलिक नेचर में, ठीक है। तो देखिए दोनों के अपने एडवांटेज है, स्ट्रेट के और स्ट्रेट कैमर का और जो पैराबोलिक कैमर है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज है। बट जब आप कंपोजिट कैमर बनाते हैं तो उसमें दोनों के एडवांटेज को लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। कि जैसे आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आएगा कि सेंटर में ही पैराबोलिक क्यों है, हमने इसको इस तरीके से क्यों नहीं बनाया, इधर से पैराबोलिक इधर से पैराबोलिक, देन हमने इसको इस तरीके से क्यों नहीं बनाया। आपके माइंड में कभी तो क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपने ध्यान देना है कि सेंटर में हम हमेशा कैसे रखते हैं, ये स्मूथ सरफेस जैसा काम करता है, क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं वो रोड के सेंटर से क्या करते हैं, जनरली पास करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, फ्लैट सरफेस की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या एंगल जैसा बन रहा है, तो हाई स्पीड व्हीकल के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। दूसरा, ये वाला जो एंगल होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस एंगल, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को भी समझना है कि जब भी हम लोग साइड्स पे लेंगे तो हम लोग कौन सा लेंगे, स्ट्रेट लाइन कैमर को कंसिडर करेंगे, बट सेंटर पे जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे पैराबोलिक कैमर को ही देखते हैं। एक और होता है फोर्थ बैरल कैमर होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कैमर के बारे में समझा, व्हाट इज द कैमर, टाइप्स ऑफ द कैमर, कैमर का जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्लीपर स्पेसिंग। जो स्लीपर का स्पेसिंग होता है रेलवे में जब हम लोग देखते हैं वहां पे जो स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बिटवीन जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो क्या होता है हमारे पास। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4, स्लीपर स्पेसिंग इज द विड्थ ऑफ स्लीपर प्लस, अब ऑप्शन दे रखा है हमारे को 6 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ बैलास्ट, 5 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ बैलास्ट, 4 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ बैलास्ट, 2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ बैलास्ट। तो हमने इसका एक पिक्चर ले रखा है, इस पिक्चर्स के थ्रू हम लोग 1 बाय 1 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक स्लीपर है यहाँ पे, जस्ट एक मिनट, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्लीपर ये है और एक हमारे पास स्लीपर ये है। हमारे को सेंटर टू सेंटर क्या बताना है, स्पेसिंग बताना है। ये वाला हमको स्पेसिंग बताना है कि कितना होगा हमारे पास, देखिए ध्यान से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द विड्थ, हाफ विड्थ, मतलब अगर हमारे पास ये जो भी वैल्यू है, जैसे हमारे पास अगर हम लोग W ले रहे हैं तो ये वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास W/2, और सेम ये वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास W/2। और यहाँ पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे कितना इस तरीके से 45 पे, तो ये वैल्यू कितना है dB, डेप्थ ऑफ जो बैलास्ट है। तो अब आप देखिए अगर एंगल 45 का ये है तो ये वाला एंगल भी कितना जाएगा 45 डिग्री का होगा। अगर ये हमारे पास क्या है dB है डेप्थ ऑफ बैलास्ट, तो ये वाला वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, dB के इक्वल हो जाएगा डेप्थ ऑफ बैलास्ट के। तो सेम एज वेल एज हमको यहाँ पे भी मिल रहा है dB। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, स्लीपर स्पेसिंग इट इज इक्वलेंट व्हाट, W/2 प्लस W/2 प्लस dB प्लस dV। तो फाइनली हमारे पास आ जा रहा है W प्लस 2 टाइम्स ऑफ द dB। W इज द विड्थ ऑफ द स्लीपर, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीपर स्पेसिंग इज द विड्थ ऑफ द स्लीपर। ये क्या हो गया हमारे पास, विड्थ ऑफ स्लीपर प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ बैलास्ट होगा, depth of ballast. This is the correct answer. Okay, 2 times of the depth of ballast. ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आंसर आएगा। तो इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो पूछे क्या डाउट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से लास्ट में भी आपको लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, अच्छा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोगों ने लिखा हुआ है स्लीपर स्पेसिंग, जो हमारे पास स्लीपर स्पेसिंग है S इक्वल टू कितना हो जाएगा W प्लस 2 टाइम्स ऑफ dB। ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट है। तो हम लोग कहेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर रखा है।
एक तो है स्लीपर स्पेसिंग, स्लीपर स्पेसिंग। एक टर्म्स होता है हमारे पास स्लीपर डेंसिटी। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, और दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्लीपर डेंसिटी का मतलब हो गया कि 1 मीटर लेंथ में कितने स्लीपर, 1 मीटर अगर रेल लेंथ है तो वहां पे कितने स्लीपर्स को यूज किया हुआ है। या फिर स्लीपर स्पेसिंग का तो सिंपल सा मतलब है कि दो जो स्लीपर्स यूज कर रखे हैं इस तरीके से, एक स्लीपर यहाँ पे, एक स्लीपर यहाँ पे, इसके सेंटर टू सेंटर क्या स्पेस है, दिस इज द स्लीपर स्पेसिंग। बट 1 मीटर में आपने कितने, या 1 मीटर एक रेल लेंथ में आपने कितने स्लीपर्स लगा रखे हैं, नंबर ऑफ द स्लीपर्स इन वन लेंथ ऑफ द रेल, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लीपर डेंसिटी कहेंगे। अब स्लीपर डेंसिटी हमारे पास क्या है, इट इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, ठीक है, इट इज द रेशियो कह सकते हैं, या इट इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। इट इज स्पेसिफाइड, एक जो स्लीपर डेंसिटी है हमारे पास, स्लीपर डेंसिटी, इट इज इक्वलेंट व्हाट, m प्लस x होता है, और किसी किसी बुक में आपको इसको n प्लस x भी लिखा रहता है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है, m क्या है, व्हाट इज द m और n, तो ये हमारे पास होता है m और n इज द लेंथ ऑफ वन रेल, जो भी हमारे पास क्या है, वन रेल जो है। अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ वन रेल, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इट इज द 13 मीटर। अब x का जो वैल्यू है ये क्या हो सकता है हमारे पास, 1 2 3 4 हो सकता है। अगर जैसे सपोज x इक्वल टू कितना दे दिया, 7 दे दिया, तो हम लोग पता कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, m प्लस 7 इस तरीके से। तो यहाँ पे जब भी स्लीपर डेंसिटी होगा तो वो कैसे होगा, m प्लस 3 टू m प्लस 4 लाइक दिस। तो आप पता कर सकते हैं, अगर आपको टोटल लेंथ दे दिया जाए कि भाई बताइए इतने लेंथ में कितने स्लीपर्स होंगे, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एक लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में इतने स्लीपर्स को हमने क्या करना है, यूज करना है। तो इतने लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स होंगे वो आपको स्लीपर डेंसिटी को बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली फ्रॉम द अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क। अगर हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा जब भी हमारे पास कोई भी क्या होता है, फुटिंग होता है, इस तरीके का हमारे पास होता है। ये हम लोग देखेंगे लाइक दिस, और दिस इज द वॉल। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि जो जैसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक समझने की पॉइंट करना, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द ये हो जाएगा अर्थ वॉल एंड दिस इज द ब्रिक वर्क, ठीक है, ब्रिक वर्क। और यहाँ पे कहीं हमारे पास क्या देखा है, सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस, लाइक इस तरीके से ग्राउंड सरफेस है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो हम लोग लेंथ वॉल जो हमारा क्या करता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज करता है फ्रॉम अर्थ वर्क टू, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क की तरफ जाते हैं। बट जो हमारे पास शॉर्ट वॉल होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में हम आपको प्रॉपर वे में समझाएंगे कि कैसे ये लेंथ रिड्यूस हो रही है और शॉर्ट बॉल में कैसे लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये क्या वैल्यू करेगा, जो हमारे पास शॉर्ट बॉल है, 2 बॉल होती है ना हमारे पास, कोई भी रूम है लाइक दिस इज द रूम। तो इस तरीके का जब हम लोग रूम देख रहे हैं, तो दिस इज द लॉन्ग वॉल, ओके, दिस इज द लॉन्ग वॉल एंड दिस इज द शॉर्ट वॉल। ये हमारे पास हो जाएगा शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास लेंथ क्या है, जब हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल देख रहे हैं, हमारे पास जब भी क्या करते हैं हम लोग अर्थ वर्क का मेजरमेंट करते हैं, तो 2 मेथड होते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, सेंटर लाइन मेथड। तो हम लोग जब भी लॉन्ग वॉल और इसको देखेंगे तो वहां पे वो लेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप की तरफ जाते हैं, और जो शॉर्ट वॉल है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द बीम, मतलब इनमें से कौन सा है जो बीम नहीं है। तो आप सभी को पता है बीम कैसा होता है,
बीम एक मेंबर होता है जिसपे क्या करता है, ट्रांसवर्स क्या करता है, लोडिंग लगता है, ठीक है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या करता है, लोडिंग लग रहा होता है। जैसे सपोज दिस इज ए मेंबर, तो इस पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग लगता है, तो इसी मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। अब बीम जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास टू टाइप्स के हमारे पास बीम होते हैं। फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेट बीम एंड सेकेंड वन इज द इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम, ओके। अब डिटर्मिनेट बीम में हम लोग जो जनरली स्टडी करते हैं, फर्स्ट वन इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास। सेकेंड वन इज द कैंटिलीवर बीम एंड थर्ड वन इज द ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास है, और दूसरा जो सेकंड है हमारे पास, ये हमारे पास है इनडिटर्मिनेट बीम। तो इसमें हमारे पास आएगा जैसे कि फिक्स्ड बीम, ओके स्टूडेंट्स, फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम एंड लास्ट वन इज द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। These are the indeterminate beam। मतलब हम लोग कह सकते हैं यही हमारे पास जनरली बीम्स हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बीम्स में डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम जो हमारे पास है। तो डिटर्मिनेट बीम में जो हमारे पास आएगा, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस एंड हमारे पास कैंटिलीवर एंड हमारे पास कौन सा, ओवरहैंगिंग बीम है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वो बीम्स होते हैं जिनमें रिएक्शन जो होती है, रिएक्शंस को सिंपली बाय हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये वो बीम्स होते हैं जहां पे जो रिएक्शंस होते हैं आप उन्हें सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइप के बीम को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट बीम। तो इनडिटर्मिनेट बीम में जैसे फिक्स्ड बीम, हमारे पास इस तरीके का क्या होता है, फिक्स्ड बीम होता है जिसके बोथ एंड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। कंटिन्यूअस बीम में क्या होते हैं, जहां पे मोर देन टू सपोर्ट्स हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कैंटिलीवर बीम वो होता है वन एंड इज फिक्स्ड और अदर एंड इज द प्रोप। और जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, लाइक दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। वन एंड पे क्या होता है, हिंज होता है, सेकंड एंड पे रोलर होता है। इसमें जो कैंटिलीवर बीम है, वन एंड इज द फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री। और ओवरहैंगिंग बीम में क्या देखते हैं कि बोथ साइड से ओवरहैंगिंग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वन साइडेड ओवरहैंगिंग हो सकता है। राजेश पवार क्या कह रहे हैं आप, दोबारा कुछ कोई डाउट है बताइए। यस राजेश, तो इस तरीके का हमारे पास है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिटर्मिनेट बीम हो गया, इनडिटर्मिनेट बीम हो गया। डिटर्मिनेट बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग। इनडिटर्मिनेट में फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, या फिर हमारे पास क्या हो गया, प्रॉप कैंटिलीवर बीम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड, दीज ऑल द टाइप्स ऑफ द बीम। बट जो पिन होता है ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सपोर्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सपोर्ट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सपोर्ट्स जो है हमारे पास, सपोर्ट्स हमारे पास है कौन कौन सा हो सकता है, रोलर हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड पिन हो सकता है। पिन ऑब्लिक में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज्ड बोलते हैं। एंड थर्ड जो सपोर्ट जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, रोलर, पिन, हिंज, और थर्ड जो हमारे पास आएगा ये आएगा फिक्स्ड सपोर्ट होगा। कौन सा होगा हमारे पास, फिक्स्ड सपोर्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हार्डनेस इंडेक्स ऑफ टिम्बर टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी टू यूज ए स्लीपर इज कॉल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोसाइट स्लीपर इंडेक्स बोलते हैं, CS.I हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो द हार्डनेस इंडेक्स, अगर आपको हार्डनेस इंडेक्स पता करना है किसी भी टिम्बर का, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, CSI का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर डिजाइन ऑफ ए फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक इज बीम, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, स्लैब हो सकते हैं, जो भी फ्लेक्सुरल मेंबर है।
हैविंग कंसंट्रेटेड लोड लाइज, अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन फोर्स शियर डिजाइन में पता करना है तो शियर डिजाइन का मतलब होता है जहां पे शियर फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अगर आप एक सिंपली सपोर्टेड के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं लाइक दिस, अगर लोड आ रहा है इस तरीके से और हमारे पास ये क्या है, एक सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है और ये फिक्स हिंज सपोर्ट है, और आप इसका ऐसे भी डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारे को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब भी आप डिजाइन करते हैं तो आपके लिए ये वाला क्रिटिकल सेक्शन है, ये वाला कौन सा हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। तो जब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका जब रिएक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा, एक रिएक्शन फोर्स हमारे पास इस पॉइंट पे आएगा। तो हम लोग कहेंगे एट द क्रिटिकल सेक्शन, तो वो कहाँ पे होगा, एट द फेस ऑफ द सपोर्ट पे हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। रीजन, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा क्या आता है, शियर फोर्स आता है। बाकी जो भी पॉइंट्स है वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, शियर का वैल्यू कम होता है। और यही अगर आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, स्टिल धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, जो सेंटर में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और साइड्स पे क्या होता है, कम होता है। और जो शियर होता है वो साइड्स पे, जो भी साइड्स है ऑफ द बीम उस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, एट द फेस ऑफ द सपोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर करके चलते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। एट द फेस ऑफ द सपोर्ट पे क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर डिजाइन हैविंग ए कंसंट्रेटेड लोड लाइज, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेज, मतलब इनमें से कौन सा रिकॉर्डिंग रेन गेज नहीं है। तो स्टूडेंट, जो साइमन रेन गेज होता है ये हमारे पास होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। कौन सा होता है हमारे पास, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, ओके, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हमारे पास होता है। बाकी जितने भी हैं हमारे पास, वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप या नेचुरल साइफन, ऑल आर द टाइप ऑफ द रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। और जनरली जो इंडिया में यूज होता है वो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर रिकॉर्डिंग रेन गेज की बात करते हैं तो उसमें नेचुरल साइफन टाइप को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, या क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड जो रेन गेज होता है वो हमारे पास आता है, नेचुरल साइफन टाइप होता है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट या फिर रफ एस्टिमेट। अगर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो जो भी सैनिटरी स्ट्रक्चर कॉस्ट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें डज नॉट इंक्लूड। जब भी हम लोगों को प्राइमरी, अप्रोक्सीमेट या रफ कॉस्ट एस्टिमेट करना होता है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर का, जब आपने कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रफ एस्टिमेट करते हैं। किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक रफ या प्रीलिमिनरी या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किया जाता है। और उसके अंदर में हम लोग जो सैनिटरी स्ट्रक्चर कॉस्ट होता है उसको कंसीडर करके नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया द फर्स्ट 20-year रोड प्लान वाज आल्सो कॉल्ड। जो फर्स्ट 20-year रोड प्लान आया था स्टूडेंट, वो कौन सा रोड प्लान था, नागपुर रोड प्लान था। 3 रोड प्लान आए थे। फर्स्ट जो था वो हमारे पास था नागपुर रोड प्लान, फर्स्ट 20-year रोड प्लान। ये 1943 से स्टार्ट होकर के 1961 तक चला था। एक्चुअल में फर्स्ट 20-year रोड प्लान था। जो टारगेट्स थे उनको हमने ओनली 18 ईयर्स में क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो फिर से जो चीफ इंजीनियर साहब का जो मीटिंग हुआ तो वो कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। तो जो सेकंड 20-year रोड प्लान था उसको हम लोग बोल रहे हैं बॉम्बे रोड प्लान, जो हमारे पास चला था 1961 से और 1981 तक चला था। और जो थर्ड 20-year रोड प्लान था वो लखनऊ रोड प्लान था। तो थर्ड 20-year रोड प्लान था लखनऊ रोड प्लान। वो हमारा कब से कब था, वो हमारे पास था स्टूडेंट्स 1981 टू 2001 तक था। मैक्सिमम बेंडिंग कहां पे आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग जो है राजेश वो आता है हमारे पास, एक मिनट हम बता देते हैं आपको। देखें डायग्राम बनाए हुए, इसलिए हमने एसएफडी का डायग्राम बनाया था। वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग जो आएगा वो आपका कहां पे आएगा, सेंटर पे आएगा। सेंटर पे आता है मैक्सिमम बेंडिंग, जहां पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, 0 है। थोड़ा सा डायग्राम आपको ऐसे लग रहा होगा कि उधर की तरफ है, नो, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आता है। और जो शियर फोर्स है वो कहां पे आता है, हमारे पास फेस पे आता है, या हम लोग कह सकते हैं सपोर्ट की तरफ आता है। यस, $1943 to 1963 तक था सर।
हाँ 1963 20 ईयर रोड प्लान था, पर जितने भी हमारे पास रोड प्लान थे वो सारे कब कंप्लीट हो गए थे हमारे पास 1961 में ही कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो फिर 1961 से हमारा स्टार्ट हो गया था दूसरा सेकंड 20 ईयर रोड प्लान। इसको जब लिया गया था तो 1943 से 1963 तक ही लिया गया था। बट जब इसका जो भी टारगेट थे हमारे को कि हर जो भी 100 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे को 16 किलोमीटर का क्या करना है, रोड लेंथ बनाना है, जो भी टारगेट्स लिए गए थे कि इन टारगेट्स को कंप्लीट करना है, वो सारा कितने में हो गया था, ओनली 18 ईयर्स में कंप्लीट हो गया था। बट इसको 18 ईयर्स रोड नहीं बोलते, इसको 20 रोड्स ही बोलते, फर्स्ट 20 रोड्स प्लान बोलते। तो वो 1943 टू 1961 तक था, और जो दूसरा था वो 1961 से स्टार्ट हो गया था। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। चलिए, गुड। डेली क्लास ज्वाइन करिए स्टूडेंट्स, आपको इतना अच्छे से समझा देंगे। टाइम लगेगा, देखिए मेरा ये मानना है कि एक बच्चा 100 क्वेश्चन सॉल्व करता है और जैसे 101 बार क्वेश्चन आता है फिर से वो ऐसा ही हो जाता है जैसा वो पहले से स्टार्ट किया था। आप 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, पर 50 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका 100% क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यही होता है सक्सेस का। अब आपने देखे जो अच्छा मार्क्स लेकर के आता है, अच्छा रैंक लेकर के आता है, ऐसा नहीं है कि वो 25,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाता है यार, वो 2-3 बुक ही सॉल्व करके जाता है, पर उन बुक को अच्छे से पढ़ करके जाता है, एक पॉइंट को पढ़ करके जाता है, एक पॉइंट का मतलब समझ करके जाता है। कोई भी क्वेश्चन आता है वो उसको पता रहता है कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। यही चीज आपने करना है। अब मैं आपको टिक लगाता हुआ जाऊंगा कि इन इंडिया फर्स्ट 20 रोड प्लान इज कॉल्ड द नागपुर रोड प्लान। ठीक है, आपको पता चल गया। बट आपको 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम दे रहे हैं ना आपको। अगर आपको 20 रोड प्लान आपको फर्स्ट ना पूछ करके सेकंड पूछा जाए, थर्ड पूछ ले जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने उन सबको पढ़ लिया है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे आपको, प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन लेंगे, टाइम लेंगे, उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। ये नहीं कि हम आपका टाइम भी वेस्ट कर दे और हम आपको कुछ दें भी नहीं। टाइम आपका लेंगे तो टाइम के बदले में हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे। ये बात आपको कब पता चलेगा, जब आप एपीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे, उस दिन आपको लगेगा हाँ ये सर ने तो बताए हुए थे सारे पॉइंट, ये वही तो पॉइंट आए हैं। अब आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और साथ में जब भी क्लास होगा 5:30 पे क्लास होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 5:30 से स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 या 31, 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी ही टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, विद इन 10 डेज में आपके अंदर 1-2 kg वजन बढ़ जाएगा, इतना आपको नॉलेज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए, साथ साथ में आंसर देते हुए चलिए। स्पीड हम बढ़ा देंगे, स्पीड आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये क्या लिखे हैं हम लोग, द फर्स्ट 20 रोड डेवलपमेंट प्लान। ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसके लिए आप विशाल सर से कांटेक्ट कीजिए, ये पीडीएफ भी आपको फुल मिल जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ से आप बाद में देख भी सकते हैं। प्रॉपर वे में चीजों को समझते जाइए कि क्या क्या रहे हैं हम लोग। एक एक पॉइंट को समझो स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, देखो मैं आ गया, ठीक है ना, यही चीज होनी चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आए, रिजल्ट कहे देखो मैं आ गया, ठीक है, तो गुड। चलिए, तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट 20 रोड डेवलपमेंट प्लान इज आल्सो प्रॉपरली नोन एज द नागपुर रोड प्लान। इसको हम लोग नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं। फॉर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड टू द गवर्नमेंट टुक ए कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंजीनियर एट द नागपुर। नागपुर में फर्स्ट क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था चीफ इंजीनियर साहब का। कब हुआ था, 1943 में हुआ था। द कॉन्फ्रेंस इज प्रॉपरली नोन एज द नागपुर रोड प्लान। उसको नागपुर रोड प्लान के नाम से हम लोग जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑकर ड्यू टू रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर मटेरियल। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑकर्स ड्यू टू रिलेटिव मूवमेंट। मतलब हमारे पास 2 टाइप्स के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पेमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट, सेकंड वन इज द रिजिड पेमेंट। अब आपको सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा फेलियर कौन से रोड में होता है, कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें कौन सा फेलियर हो रहा है, और जो रिजिड पेमेंट है उसमें कौन सा फेलियर हो रहा है। काफी बार एग्जाम में क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन सा इनमें से फेलियर हो रहा है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे रीजन दे दिया गया है कि भाई रिलेटिव मूवमेंट के कारण फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन सा फेलियर हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आपको 2-3 चीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए भाई कौन कौन से फेलियर है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हो रहे हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो फेलियर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। देन आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये वही स्टूडेंट आंसर दे सकता है जिसने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा होगा। ऊपर ऊपर पढ़ने वाले को ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे फेलियर दे रखे, जैसे मैप क्रैकिंग है, सीयर फेलियर है, फ्रॉस्ट हेविंग है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। तो इतना तो श्योर हो गया कि ऑल आर द फेलियर्स इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट।
जितने भी ये फेलियर है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फेलियर किसमें हैं? ये सारे फेलियर किसमें स्टूडेंट्स? ये सारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में है। बट जो आंसर दिया आपने राजेश पवार, योर आंसर इज रॉन्ग। आंसर इसका जो करेक्ट है स्टूडेंट्स वो है मैप क्रैकिंग। अब देखिए यही पॉइंट है ना, इसीलिए आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में, आपको मजा आएगा कि कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ भी रहे हैं। अब इसके बाद अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आपका क्रैकिंग का, तो आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। देखिए हम लोगों ने आपके लिए एकदम डिटेल सोल्यूशन तैयार कर रखा है, एक एक पॉइंट तैयार किया है। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर इनकाउंटर्ड इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट आर एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर दे रखे। फर्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा फेलियर है। तो फर्स्ट फेलियर क्या है हमारे पास? शेयर फेलियर इज रॉन्ग। ठीक है, देखो मैं आ गया, शेयर फेलियर इज रॉन्ग। उसका आंसर आएगा एलिगेटर क्रैकिंग या मैप क्रैकिंग, जो फटीग होता है उसके कारण होता है। तो इसमें फर्स्ट है एलिगेटर क्रैकिंग, या फिर हमारे पास क्या आएगा? मैप क्रैकिंग। दूसरा हमारे पास होता है कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रटिंग फेलियर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फटीग फेलियर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है शियर फेलियर क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, thrust heaving, lack of binding to the lower course, reflection cracking, formation of the waves and corrugations, bleeding, pumping. These all are the failures in the flexible payment. First आपको सभी का नाम पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की कौन कौन सा फेलियर हो रहा है। सेकंड, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द एलिगेटर फेलियर। एलिगेटर या फिर हम लोग क्या कहेंगे? मैप क्रैकिंग। आप सभी को क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कलर पे हम लोग ध्यान देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फटीग फेलियर या फटीग क्रैकिंग बोलते हैं। दिस इज ए कॉमन टाइप ऑफ फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। दिस इज आल्सो नोन एज द फटीग फेलियर। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, फटीग फेलियर इज आल्सो नोन एज, अब उसमें आपको चार ऑप्शन दे देगा, मैप क्रैकिंग, एलिगेटर क्रैकिंग, या फिर शियर फेलियर, लॉन्गिट्यूडनल फेलियर। तो आपको ध्यान देना है एलिगेटर या मैप फेलियर इज आल्सो नोन एज द फटीग फेलियर। पहला ऑप्शन तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए हमने यहाँ पे रीजंस दे रखे स्टूडेंट्स कि व्हाई ये फेलियर क्यों हो रहा है। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ फेलियर। पहला है रिलेटिव मूवमेंट। देखिए ध्यान से, पहला ही स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द पेमेंट लेयर मटेरियल। जो रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है पेमेंट का, लेयर मटेरियल्स का, उसके कारण जो फेलियर होता है, दैट टाइप फेलियर इज नोन एज द एलिगेटर फेलियर, या फिर क्या होगा? प्राइमरी फेलियर। दूसरा है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द हैवी व्हील लोड्स। इसके कारण ये भी होता है हमारे पास रटिंग फेलियर भी रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड के कारण भी होता है। स्वेलिंग और श्रिंकेज ऑफ सबग्रेड और अदर लेयर्स ड्यू टू मॉइस्चर वेरिएशन, इसके कारण भी होता है। देखिए यहाँ पे आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो फेलियर इस टाइप का, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज द फटीग फेलियर होता है। तो रिलेटिव मूवमेंट के कारण जो फेलियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एलिगेटर फेलियर। चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास कौन सा? शियर फेलियर कॉजेज अपहीवल ऑफ द पेमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं? बाय फॉर्मिंग ए फ्रैक्चर और क्रैकिंग। क्या हो गया? कोई फ्रैक्चर हो गया लाइक दिस, इस तरीके का आपको एक लाइन सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द शियर फेलियर क्रैकिंग। पहला एक्सेसिव व्हील लोडिंग, दूसरा है लो शियर रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट मिक्सचर्स। उसके पास शियरिंग स्ट्रेंथ नहीं है उतना जितना उस पर क्या आ रहा है? शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके कारण भी हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेंथ फेलियर होगा। तो इस टाइप का जब भी आपको क्रैक्स दे, अब आपको कोई फोटो भी दे सकता है, अब आपको बताना है कि भाई ये इस टाइप का क्रैक जो है वो कौन सा फेलियर है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग का मतलब देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस तरीके का हमारे पास क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग है। मतलब जैसे रोड है हमारे पास, दिस इज द रोड, इसमें इस तरीके का क्या हो गया? क्रैकिंग डेवलप हो गया है। तो ये थ्रू द डेप्थ होता है। द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग: डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज इन द सबग्रेड सॉइल, सेटलमेंट ऑफ फिल्म मटेरियल, दूसरा होता है स्लाइडिंग ऑफ द साइड स्लोप्स। दीज आर द रीजन ऑफ द longitudinal failure. And last one is the frost heaving. Frost heaving causes upheaval of the localized portion of the pavement. Extent of the frost heaving depends upon the groundwater table. जो important point है वो आपको ये वाला याद रखना है एग्जाम में। groundwater table का लोकेशन कहाँ पर है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है, इन दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। और इस टाइप का जो फेलियर होता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट हेवी। चलिए नेक्स्ट बताइए, एस्टिमेटेड प्रिपेयर्ड बाय मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक। तो आपने ध्यान देना, हमारे पास जनरली हम लोग दो मेथड्स को यूज करते हैं। मतलब जो मेन है वो तो हमारे पास कौन सा होता है? सेंट्रल लाइन मेथड होता है, और दूसरा हमारे पास होता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है।
तो स्टूडेंट देखिए इन्होंने पूछा है एक तो मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक, तो ध्यान से देखिए जो हमारे पास दोनों मेथड क्या होते हैं, एक्यूरेट रहते हैं, ठीक है, बोथ मेथड्स आर एक्यूरेट, बट यहाँ पे कंडीशन है क्विक कि जल्दी कौन सा करता है। तो ऑब्वियसली जो फास्ट मेथड होता है वो सेंटर लाइन मेथड होता है, ठीक है। मैं आपको जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक दिन हम लोग यही टॉपिक की क्लास लेंगे जिसमें लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, सेंटर लाइन, तो वहां से आपको एक एक जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाएंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको गलत नहीं होगा कि कैसे हम लोग जैसे बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं तो लॉन्ग जो है लॉन्ग वाल का लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, शॉर्ट वाल का लेंथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा ये मेथड फास्ट मेथड क्यों है, ठीक है। और दूसरा ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक्यूरेट मेथड होता है बट इट इज वेरी लेबोरियस, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। लॉन्ग वाल का, शॉर्ट वाल का, बार बार आपको लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल करना पड़ता है। तो ये कैसा थोड़ा सा लेबोरियस मेथड है, टेडियस मेथड है, बट इससे रिजल्ट इससे मोर एक्यूरेट आता है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, बताइए कि पीडब्ल्यूडी में कौन से मेथड को यूज किया जाता है। आज क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन दिए, सेकंड क्वेश्चन है, इनका आंसर हम कल देंगे आपको, और अगर आज आप दे सकते तो आज दीजिए आप, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच मेथड इज यूज्ड बाय द पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी कौन से मेथड को यूज करता है। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो भी एस्टिमेशन होता है उसमें सेंट्रल लाइन मेथड को यूज किया जाता है या लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल मेथड को यूज किया जाता है, बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए, फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी साइन। तो रेगुलेटरी साइन कौन सा आता है, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, ठीक है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है या रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन को जहां पे क्या करना है, फॉलो करना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग। ये हमारे पास क्या होता है, एक रेगुलेटरी साइन का टाइप आता है। चलिए, यस अभय गुप्ता, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल क्या होता है, क्विक एंड एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। क्विक मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास सेंट्रल लाइन मेथड होता है, और जो शॉर्ट वाल एंड लॉन्ग वाल होता है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, बट हाँ उससे रिजल्ट्स एक्यूरेट निकलते हैं क्योंकि वहां पे एक एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। चलिए, वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन मेजर, जो वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशंस होती है उसके हेल्प से हम लोग क्या मेजर करते हैं स्टेट पे, व्हील लोड स्ट्रेस को हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो वहां पे स्ट्रेस फाइंड किया जाता है जो व्हील लोड के कारण आता है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बाय हेल्प ऑफ द वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन की हेल्प से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके के हमारे पास एस्टिमेट होते हैं, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी भी कह सकते हैं या रफ कह सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कह सकते हैं। इन सबका एक ही है बात है, ध्यान से सुनिए। प्रिपरेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहिए, रफ एस्टिमेट कहिए, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट कहिए, ये तो एक तरफ हो गया। दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। अब ध्यान से समझना, जब हम लोगों को जैसे आपको फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना है तो गवर्नमेंट किसको, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा वो उसको, जो चीफ इंजीनियर है वहाँ पे, जो उनको क्या करेगा, वहाँ पे एक मैसेज जाएगा कि आपको एक हॉस्पिटल बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी उनके जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं उन सबको क्या कर सर्वे करने के लिए जाता है और एक रफ एस्टिमेट बनाने के लिए दिया जाता है, इसलिए कि हमको क्या मिल सके, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल सके। तो जब भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ एस्टिमेट बनाते हैं। अब रफ एस्टिमेट कैसे बनाया जाएगा कि उसी जगह पे देखा जाएगा कि कोई सिमिलर बिल्डिंग पहले से बना हुआ है नहीं बना हुआ है। अगर सिमिलर बिल्डिंग पहले से बना है तो ऑब्वियसली उतना ही कॉस्ट उसमें आएगा, लिटिल बिट डिफरेंस, क्योंकि अब ये देखा जाएगा कि आज मतलब कॉस्ट क्या है मटेरियल का, आज लेबर का क्या रेट है, उसका डेली बेसिस कितना है, उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, रफ एस्टिमेट बना के दे देते हैं कि हमारे को ये है। उसके बेसिस पे चीफ इंजीनियर क्या करता है, देखता है और आगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे देता है। जब वो पास हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, देन क्या होता है, फिर एक डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है, और वो किसके लिए होता है, टेक्निकल संक्शन कराने के लिए। टेक्निकल संक्शन का मतलब होता है कि हाँ इतना, मतलब इसमें जितना भी टेक्निकल वर्क होता है उन सबका संक्शन कराने के लिए डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि which of the following is not a method of the preparation of the approximate method। अप्रोक्सीमेट मेथड करने में कौन सा हम लोग मेथड का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो होता है प्लिंथ एरिया मेथड होता है, दूसरा हमारे पास होता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है, थर्ड हमारे पास क्या होता है, यूनिट बेस मेथड होता है, और भी बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं, बट उसमें वॉल्यूम एस्टिमेट मेथड नहीं होता है, ठीक है।
ये हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है। अब देखिए इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में जो इसके मेथड्स हैं उनमें सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, समझ रहे ना। जैसे कि अगर हम लोग इन तीनों मेथड में बात करें कि यूनिट बेस्ड मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड या क्यूबिकल कंटेंट मेथड में इनमें बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इनमें जो एक्यूरेट आपको मतलब एक तो रफ रिजल्ट देगा, बट रफ रिजल्ट में भी कौन सा बेस्ट मेथड है, वो हमारे पास ये वाला मेथड होता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। ये क्या होता है, एक एक्यूरेट आपको क्या करता है, रिजल्ट देता है। तो बोलिए इसका आंसर किसने बताया, जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलिए स्टूडेंट। देखिए और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, देखिए तभी मजा आएगा। जब तक पूरे मध्य प्रदेश को पूरा हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इंजीनियरिंग एजेई पे क्या चल रही है, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास चल रही है। प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट को बताएंगे, जैसे अभी हमने आपको बता दिया, और भी आगे चीज़ों को बताएंगे, और भी आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, चीज़ों को अपने ग्रुप्सों में शेयर कीजिए, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट है द मार्केट एंड सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन विद इन ए डिस्ट्रिक्ट आर कनेक्टेड बाय, मतलब जो भी मार्केट्स है या फिर सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको किस रोड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे नेशनल हाईवे, विलेज रोड तो हो ही नहीं सकता है। नेशनल हाईवे किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर से तो पास नहीं करता है जनरली, तो उसको तो आउटर मतलब सिटी के बाहर से पास कर दिया जाता है। अब दो हमारे पास है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो आपने ध्यान देना है मार्केट एंड सेंटर ऑफ प्रोडक्शन विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, तो वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, एमडीआर रोड होता है। कौन सा रोड है हमारे पास, एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास ये देखा है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमडीआर। द इंपॉर्टेंट रोड विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, देख रहे हैं यहाँ पे, द इंपॉर्टेंट रोड विद इन ए डिस्ट्रिक्ट सर्वाइंग एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स एंड कनेक्टिंग दीज प्लेस, मतलब किस किस को, जो भी मार्केट एरिया है या फिर हमारे पास क्या एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, एंड कनेक्टिंग दीज प्लेसेस विद ईच अदर और विद द मेन हाईवेज के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है। दे आर नॉन एज द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर एमडीआर बोलते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस होता है एमडीआर का, वो किसके हाथ में होता है, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के हाथ में होता है। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रोड, कभी कभी क्या करता है जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो देता है। जैसे कौन है अब डिस्ट्रिक्ट में कौन है जो रोड पे इन सब पे काम करता है, तो आपने देखा होगा नगर निगम जो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, द रोड सर्वाइविंग रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम इनटू आउटलेट ऑफ द मार्केट सेंटर, जो सेंटर का जो भी कोई क्या है हमारे पास, मार्केट सेंटर का जो आउटलेट है उस तक जो रोड लेकर के जा रहा है, किसी भी विलेज एरिया का जो भी प्रोडक्शन है और विलेज रोड को जो एक एमडीआर के साथ में जोड़ रहा है, तो उसे हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। अब इसमें जैसे तहसील हेडक्वार्टर हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर हो गया, या फिर रेलवे स्टेशंस etc आर नोन एज द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। दिस हैव लोअर डिजाइन स्पेसिफिकेशन देन एमडीआर। एंड लास्ट वन इज द स्टेशन विलेज रोड, दीज रोड्स कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप ऑफ द विलेजेस, ठीक है, with each other और with the nearest road of the higher category are known as the village road। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, विलेज रोड रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मार्केट एंड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन ए डिस्ट्रिक्ट आर कनेक्टेड बाय दिस रोड इज नोन एज द एमडीआर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कल हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बस आप कंटिन्यू क्लास को कीजिए, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। 5:30 मीन्स 5:30, आराम से एंजॉय करते हुए हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।